मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। क्या साथियों, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। जो डर गया वो खाली हाथ होता है, जो लड़ गया उसके पास सारा जहां होता है। साथियों, ये तमाम चीज़ों आपको मोटिवेशनल लाइन को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किलों से जो भाग गया वो हार गया, जो मुश्किलों से लड़ गया वो सारा चीज को पा गया। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम के चैनल में स्वागत है। क्योंकि आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विद नित्यम चैनल आपको जीके जीएस का वीडियो प्रतिदिन डिलीवर करता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर, शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या फिर डिफेंस हो, वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये जीके जीएस का वीडियो तांडव मचा के रख देगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी जीके जीएस के सीरीज कराए जाते हैं जीके जीएस के, वे सभी PYQs होते हैं। क्या साथी हैं, वे सभी PYQs होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न होते हैं। और ये उस बुक से उठाया गया है जिसको पढ़ने से सबका सिलेक्शन तो नहीं, लेकिन अच्छे से पढ़ने का सबका सिलेक्शन होता है। उस बुक का नाम है लूसेंट जीके जीएस। ठीक है, तो प्रश्नों को आप देखिएगा। प्रश्न अगर आपको समझ में आता है या फिर उसका उत्तर आपको याद में आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अन्य पूरे PYQs का फुल डिस्कशन दिया जाएगा। और जीके जीएस का तो आप मतलब टेंशन ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये जितने भी यहाँ से सवाल कराए जाएंगे वे सभी 2011 के जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, पहले ही हम आपको बोल दिए हैं। सवाल आपसे बोलता है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। इसको हम आपको अच्छा से समझा देते हैं कि देसी लैंग्वेज में ये कहना क्या चाह रहा है सवाल। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं देसी लैंग्वेज क्या होता है, मतलब जान रहे हैं ना, देसी जुगाड़, जिसे गांव का जुगाड़ भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, इसका कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व ज्यादा, इसका कहने का मतलब क्या होता है सर, कि छोटा सा ही एरिया है और एकरा में ज्यादा लोग निवास कर रहा है। ये सुने होंगे ना कि तनिए को जगह में फलानमा, मतलब कि तनिए गुण जगह में फलानमा, मतलब कि अजीब प्रकार के घर बनैले है। तनिए गुण जगह है लेकिन ओकरे में सब चीज बना दिया है, खाना वाला भी, लैट्रिन करे वाला भी, किचन भी, डाइनिंग भी, सोए वाला भी, गेस्ट रूम भी। तो उसी प्रकार है। कम एरिया में अधिक लोगों का रहना, अधिक लोगों को रहना जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और बिहार में कम एरिया में ज्यादा लोग जो रह रहे हैं, उस जिला का नाम है शिवहर। ठीक है, ये सबसे छोटा जिला भी है, छोटंकी जिला है, अपना छोटा भाई वाला जिला है। ठीक है, तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, जो कि इसका पर कैपिटा इनकम की बात करें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो वो अपना शिवहर ही है। ठीक है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, इसका तो आप समझ गए आंसर। अब हम थोड़ा इरेज करेंगे, इसको आप ध्यान में या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सेकंड नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा है वो समझिएगा। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, इसका कहने का मतलब क्या है कि एरिया बड़ा है लेकिन एकरा में बहुत कम लोग रह रहा है। तब बोलिएगा तब बाकी एरिया पे कौची है, तो ज्यादा एरिया पे कम लोग रह रहा है, लेकिन जो बाकी एरिया है ना, इस पे वन लगा हुआ है, जंगल है। ठीक है, तो ये जिला कौन कौन से, तो ये हमारा कैमूर है, जमुई है, बांका है। 3 जिला याद रखिए। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, जमुई, बांका है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का कहने का मतलब होता है ज्यादा एरिया में कम लोगों का निवास करना। ठीक है, और बाकी जो एरिया यहाँ पे वन जंगल वगैरह लगे हुए हैं, जैसे में कैमूर की पहाड़ियाँ आप सुने होंगे, जमुई की पहाड़ियाँ सुने होंगे, बांका की पहाड़ियाँ, इस तरह के आप सुने होंगे। ठीक है, तो ये अपना कैमूर, जमुई, बांका है, 3 जिला याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आपसे क्या सवाल बन जाता है कि बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज जिला है। और आपसे बात कर दे कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है साथियों, तो वो है किशनगंज जिला। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर जिला है। और मुंगेर जिला की बात करें तो ये तंबाकू के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, सिगरेट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और बंदूक के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बिहार 2011 जनगणना के अनुसार साथियों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल पूछता है कि लाला लाजपत राय का प्रमुख नारा क्या था। इनका तो बहुत सारे प्रमुख नारा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये भी था, या फिर कह सकते हैं गो बैक साइमन भी था, साइमन वापस जाओ। जिसमें से एक प्रमुख नारा की बात करें जो आपसे सवाल पूछा है वो मतलब सवाल के अकॉर्डिंग कौन था वो आप समझ लीजिए, ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग इनका जो स्लोगन था, जो नारा था वो ये था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक कील काम करेगी। इसका कहने का मतलब है कि ये क्या था साथियों कि जब साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में, साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 1928 में। तो जैसी साइमन कमीशन भारत 1928 में आता है साथियों, साइमन कमीशन का विरोध में खड़ी होते हैं, यानी कह सकते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध करते हैं कौन, लाला लाजपत राय जी। और इसी विरोध में सैंडर्स के द्वारा गोली मारकर या फिर कह सकते हैं लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि कह सकते हैं कि 18 दिन तक ये हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उनके बाद ये मृत्यु होती है। कहने का मतलब कि मौत से ये जंग लड़ रहे थे, ऐसे आप कह सकते हैं। और लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है ये साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान जब हो जाती है तो लाला लाजपत राय के गुरु मानते थे वो थे भगत सिंह। वो कौन थे? भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह थे। तो आपको बता दें कि लाला लाजपत राय का मृत्यु जैसे ये भगत सिंह जानते हैं कि उनका मृत्यु हो गया, तो जब जानते हैं कि जब गुरु का मृत्यु हो जाएगा तो शिष्य चुप बैठेगा जी। जब जान जाएगा कि उसका मृत्यु का कातिल यही व्यक्ति है, तब भगत सिंह जब पता लगाया तो पता चला कि जो अंग्रेज में जो पुलिस अधीक्षक है, एसएसपी जो है, उसका नाम है जेम्स स्कॉट, और इसी के द्वारा हत्या कर दिया गया था। निशाना पे तब भगत सिंह के निशाना पे ये जेम्स स्कॉट था, लेकिन निशाना पे कहते हैं ना डिसमैच हो गया, तो इसके जेम्स स्कॉट के निशाना पे आ गया सैंडर्स। ये भगत सिंह जो थे और इनके जो करीबी जो दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, सुखदेव, दोनों मिलकर गोली पिस्तौल निकाल कर मार देते हैं सैंडर्स। उसका क्या नाम था? सॉन्डर्स या फिर सैंडर्स था। गोली मारकर हत्या कर दी जाती है भगत सिंह और गुरु ये सुखदेव और ये एक और क्या नाम था देखिए भुतला रहे उनके द्वारा। फिर ये सभी तीनों लोग को यानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों लोग को फांसी दिया जाता है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। तो आई होप कि आप जितना यहाँ पे हम डिटेलिंग किए प्रश्नों को जिस तरह समझाएं, आई होप हम आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा साथियों। यहाँ से सवाल एग्जामिनर बनाते हैं तो आप यहाँ से गौर कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लास्ट में वही कहेंगे कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। देखिए आपको सीधी सीधी सवालों की बात करें तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जानते, इस बात को आप ध्यान रखिए। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना गया। और ये कब होता है दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। अब आपसे ये सवाल पूछ देगा कि गांधी इरविन समझौता का मकसद कौची था सर, तो ये आप जान लीजिए। गांधी इरविन समझौता का बहुत सारा मकसद था, जैसे में पहला, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल होने का मांग होना चाहिए कि हम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी भाग लेगा। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति की जाए कि हम समाप्त कर देंगे, अब आप चुप हो जाइए आप लोग अंग्रेज सब। तीसरा, गिरफ्तार अंग्रेज से ये सब कहा जा रहा था गांधी जी के द्वारा कि गिरफ्तार किए गए जो कैदी हैं वो सबको रिहा किया जाए, ठीक है। और चौथा, नमक पर जो आप टैक्सवा लगाए हैं ना उसको हटाइए, ना तो फिर हम शुरू कर देंगे कोची सविनय अवज्ञा आंदोलन।
तो जैसी दांडी यात्रा जब 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, जिसे नमक कानून भी कहा गया, ये जैसी साथियों खत्म होता है, इसी खत्म होने के साथ ही 12 मार्च 1930 से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपको बता दें कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह था 1917 में हुआ, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ, और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 में होता है। लेकिन पहले चंपारण होता है, दूसरा पे खेड़ा होता है, तीसरा पे अहमदाबाद होता है। ये सीरियली आप याद रखिए, ठीक है। बाकी गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आते हैं 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल कि हम आपसे सवाल बना दे तो वो ये रहेगा कि वे कौन नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आप जानते होंगे ये तो इजी सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन आपको बता दें एक और उग्र उदारवादी नेता हुआ करते थे, उनका अगर नाम आपको याद नहीं है तो उनका नाम हम आपको याद दिला देते हैं। उनका याद कुछ तेज करके था, ये लीजिए हम भी बतला गए, तेज सरफू था, ये याद आ गया, तेज सरफू था, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले 2 नेता हुए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि दलित नेता हुआ करते थे, और उदारवादी नेता तेज सरफू हुआ करते थे। ये दोनों व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज हुए नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा। उससे पहले हम आपको बता दें दक्षिण अफ्रीका, ये आप सीधे समझिए अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका जो है साथियों, इसमें टोटल 54 देश शामिल है। कितने टोटल देश हैं? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर 54 देश शामिल है, जिसमें से 11 देश में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, सहारा, ये फैला हुआ है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका के 11 देशों तक ये फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है साथियों। नेक्स्ट, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के बोत्सवाना में है, ठीक है। नेक्स्ट, नामीबिया मरुस्थल अफ्रीका के नामीबिया में है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट, टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट, दस्त-ए-लूट और दस्त-ए-कबीर, ये दोनों मरुस्थल जो है ईरान में पड़ता है, ठीक है। तो आपसे मरुस्थल से संबंधित जितने भी सवाल थे वे सभी आपको PYQs के तौर पर आपके सामने चिपका दिए हैं। यहां से स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो साथियों। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।